हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में। किस तरह के रिस्क हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होते हैं जो हमें पता होने ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हुए हम कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में समझते हैं, जिसमें कि पहला नंबर है इन्फ्लेशन रिस्क। हम सबको पता है इन्फ्लेशन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो हर एक इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से हाई होना चाहिए। अगर वो रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आप इन्फ्लेशन रिस्क के खतरे में हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट रिस्क के बारे में। डिफ़ॉल्ट रिस्क वो रिस्क है जिसमें कि हमें एक उम्मीद है कि इतना रिटर्न मिलेगा, पर उतना रिटर्न नहीं मिलता। ज़्यादातर ये रिस्क डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में देखा जाता है। तो इसे रेगुलेट करने के लिए सेबी ने जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाई हुई हैं, जैसे कि ट्रिपल ए कैटेगरी, A1 कैटेगरी। वो हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट है, उनमें ये रिस्क नहीं होता। जैसे कि रिलायंस है, बड़ी कंपनी है, हम सबको पता है एक वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, तो वो ट्रिपल ए कैटेगरी में आती है। सिमिलरली डी कैटेगरी में आती है डिफ़ॉल्ट स्टेटस वाली कंपनी, जो कि डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं। तो हमें ये दो चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी की है, डी की है, A1 की है, ट्रिपल ए की है, डिफ़ॉल्ट रिस्क में बचने के लिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। हमें ये समझना ज़रूरी है, चाहे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि उसमें बाइंग और सेलिंग अक्सर ही चलती है, ज़्यादा चलती है। ये नहीं है कि एक बार बाइंग हो गया तो उसके बाद सेलिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो हमें ये लिक्विडिटी रिस्क से भी बचना चाहिए। हमें देखना चाहिए जहाँ पे हम अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जब चाहे अपना मन करे तब हम उसे बेच सकते हैं। उसमें ये तो लिक्विडिटी रिस्क तो इंक्लूड नहीं है कि वहाँ पे हम सेल ही नहीं कर सकते जब तक कि उसका कोई बायर अवेलेबल ना हो। चौथे नंबर पे दोस्तों आता है हमारे पास री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मान लीजिए आपने कुछ एक इन्वेस्टमेंट कम रेट पे इन्वेस्ट की है, कोई भी शेयर चल रहा है, वो कम रेट पे है, लोअर देन इट, वो अंडर वैल्यू स्टॉक है। आपने अंडर वैल्यू स्टॉक बाय किया, पर कुछ समय बाद उसकी वैल्यू होती है और वो ओवर वैल्यू हो जाता है। पर अगर आप उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हो सकता है कि जो आपकी री इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको उतना रिटर्न ना मिले। तो हम इस तरह की कैटेगरी को कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। हमें ये भी मैनेज करके चलना पड़ता है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क वो होता है जो कि कंपनी के ऑपरेशनल रिस्क में इंक्लूड होता है। कोई भी ऑपरेटिंग रिस्क, मान लीजिए जो आज वो चीज़ चल रही है, कल उसे वो ही चीज़ रिप्लेस कर दे, तो वो बिजनेस रिस्क की कैटेगरी में आता है। हमें ये रिस्क से भी बचना चाहिए। मान हो सकता है कि वो बिज़नेस पूरी तरह कल को बंद हो जाए, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रख के एक बिज़नेस मॉडल को समझना चाहिए कि वो बिज़नेस मॉडल इन्वेस्टमेंट के लायक है भी, या वो लॉन्ग टर्म में रेजिस्ट ही नहीं करेगा। छठे नंबर पे दोस्तों हमारे पास आता है एक्सचेंज रेट रिस्क। मेनली ये कमोडिटी में कैरी आउट करता है, और ये और कुछ नहीं है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी से रेट इंक्रीज और डिक्रीज होने को एक्सचेंज रेट रिस्क में कैलकुलेट किया जाता है। सातवें नंबर पे दोस्तों हमारे पास आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क और बॉन्ड प्राइस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है जिसने 5 साल के लिए बॉन्ड खरीदे हैं और उसे 8% का एनुअल ग्रोथ मिल रहा है। सपोज कीजिए 1 साल के बाद रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट रेट कम हुए और जो न्यू बॉन्ड प्राइजेस हुए वो 7.5% हो गए। बॉन्ड प्राइजेस कम हुए, इंटरेस्ट रेट कम हुए, और बट जो पुराने बॉन्ड प्राइजेस है उसे तो 8% मिल रहा था। पुराने बॉन्ड प्राइजेस 8% पे मिल रहा था, तो सारे इन्वेस्टर जो भी होंगे वो रश करेंगे पुराने बॉन्ड्स खरीदने के लिए, जिसका रिजल्ट की होगा बॉन्ड के रेट्स इंक्रीज होंगे। इंटरेस्ट रेट तो कम होगा बट बॉन्ड्स के रेट इंक्रीज होंगे। इन दोनों में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलता है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड के प्राइजेस कम हो जाएंगे। दोस्तों ये सारे रिस्क हम सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क और कुछ नहीं, ये वो रिस्क होते हैं जो पूरी मार्केट में इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि 2008 के हुए क्राइसिस। ये क्यों होते हैं, ये रिस्क क्यों आता है ऐसा?
ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल क्लाइमिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंज हो सकती है, वो सारे सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आते हैं। सिमिलरली अनसिस्टमेटिक रिस्क कोई भी, ये इसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क एक पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रैब करता है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। ये पर्टिकुलर एक स्टॉक या पर्टिकुलर एक कंपनी में इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे किसी और एसेट में इन्वेस्ट करके इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। पर जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसे मैनेज करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, किस टाइप के रिस्क होते हैं। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल वेल्थ हेल्थ पे। और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, वेल्थ रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, कोई भी आपकी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।